हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप अजीतगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ सारणिक पार्ट थर्ड। इससे पहले वाले दो भागों में हमने इसको स्टार्ट से स्टडी किया था। पहले भाग में हमने सारणी की परिभाषा की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि सारणिक जो होता है वो एक वर्ग आव्यूह के संगत अद्वितीय संख्या होती है, मतलब सारणिक मान होता है, ठीक है। और हमेशा वर्ग आव्यूह के संगत होता है। इसका मतलब प्रत्येक सारणी में पंक्तियों स्तंभों की संख्या हमेशा समान होती है, ठीक है। अब इसके बाद की अगर चर्चा करते हैं तो इसके बाद हमने कहा था कि ये टाइप्स ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ा था, सारणी प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आपका एक क्रम का सारणिक, जिसका मान हमने जो अवयव होता है वही होता है। उसके बाद हमने बात की द्वितीय क्रम के सारणी की बात। उसमें हमने कहा कि द्वितीय क्रम के वर्ग आव्यूह के संख्या जो सारणी होता है वो द्वितीय क्रम का सारणी कहलाता है, जिसका मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों गुणनफल में से पश्च विकर्ण के अवयवों गुणनफल को घटाते हैं, और जो घटने पर जो मान निकल के आता है वही सारणी का मान होता है। और उसके बाद हमने चर्चा की तृतीय क्रम के सारणी के मान की। उसमें हमने कहा कि तृतीय क्रम का सारणिक वह सारणिक होता है जो तृतीय क्रम के वर्ग आव्यूह के संगत होता है, और उसका मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के सापेक्ष का प्रसार करना होता है। प्रसार करने का तरीका हमने अच्छे से डिस्कस किया था, काफ़ी सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, और आगे और भी एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने सारणी के तृतीय क्रम की सारणी के बाद हमने उसको एक दूसरे तरीके से भी हैंडल किया था, जिसमें हमने सारों से डायग्राम की बात की थी, सारों से आरेख की बात की थी, जिसका भी एक अपना तरीका था तृतीय क्रम की सारणी का मान प्राप्त करने का। और उसी प्रकार अन्य क्रम के सारणी को मान भी प्राप्त किए जा सकते हैं, पर हमारे सिलेबस में तृतीय क्रम तक के सारणी को ही हमने डिस्कस किया है, तो हमने तृतीय क्रम तक ही इसको हैंडल किया, ठीक है। अब इसके बाद जो बात की थी उसके बाद हमने उप सारणी की बात की, माइनर की बात की थी। तो हमने कहा था कि किसी वर्ग आव्यूह एन क्रम के वर्ग आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे के अवयव स्मॉल ए आई जे का जो उप सारणिक होता है वह सारणिक होता है जो उस पंक्ति उस स्तंभ को त्याग करने पर प्राप्त है जो जिसमें वो अवयव स्थित है, ठीक है। और इसको हमने कैपिटल ए आई जे से व्यक्त किया था। एनसीईआरटी में एम आई जे M11 से व्यक्त करते हैं, एम आई जे से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की थी सेखंड की। लास्ट पॉइंट जो था हमारा वो सेखंड था। दो बातें लास्ट पॉइंटों में आई, एक तो उपसारणिक आया, उपसारणिक, उपसारणिक, ठीक है, उपसारणिक माइनर जिसे हम बोलते हैं। और इसमें हमने कहा था कि किसी वर्ग आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे जिसका क्रम n बाई n है, n क्रम का है, इसके अवयव ए आई जे का उपसारणिक जो होता है वह एक तो कैपिटल ए जैसे व्यक्त करते हैं, आरबीएससी में कैपिटल ए जैसे व्यक्त करते हैं, और एनसीईआरटी अगर होती है तो एनसीईआरटी में एम आई जैसे व्यक्त करेंगे, ठीक है। उसमें तो उससे कोई दिक्कत वाली बात, दोनों चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए। तो ये ए आई जे जो उपसारणिक है वो कैसे प्राप्त होता है, आईवी पंक्ति जेवे स्तंभ जिसमें ये अवयव ए आई जे स्थित है उसका त्याग करने पर जो सारणिक मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, अवयव ए आई जे का उपसारणिक होता है। अब चूंकि एक पंक्ति एक स्तंभ कम हो जाएगा, तो अगर ये एन क्रम का है तो इस उपसारणी का क्रम क्या आएगा, n-1 क्रम का आएगा। ये किस क्रम का आएगा, n-1 क्रम का होगा। मतलब तृतीय क्रम का आव्यूह था, ये वर्ग आव्यूह था, तो उसके प्रत्येक अवयव का जो उपसारणिक होगा वो 2/2 का आएगा। अगर 2/2 का वर्ग आव्यूह था तो कितने बाई कितने का, 1/1 का आएगा। मतलब एक अवयव वाला एक क्रम का सारणिक प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये बात उपसारणी की थी। उसके बाद हमने कहा था सेखंड की बात की थी कि सेखंड हमने बोला कोफैक्टर। अभी कोफैक्टर क्या था, तो हमने कहा था कि किसी वर्ग आव्यूह ए इक्वल ए आई जे के अवयव ए आई जे का जो सेखंड होता है, सेखंड, उससे हम व्यक्त करते हैं एफ आई जे से। किससे व्यक्त करते हैं, एफ आई जे से व्यक्त करते हैं। और एफ आई जे को परिभाषित हमने इस प्रकार किया था, एफ आई जे इक्वल टू -1 रेज़ टू दी पावर आई प्लस जे एंड ए आई जे, जहाँ ए आई जे क्या है, अवयव ए आई जे का उपसारणिक है, ठीक है। इस सूत्र द्वारा हमने सेखंड प्राप्त किए थे, एक दो एग्जाम्पल भी किए थे, ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं आज, और इससे आगे चलने पे हम इनके गुणधर्म की बात करते हैं। तो इन गुणधर्मों में 2 पॉइंट आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, गुणधर्म या प्रॉपर्टीज। तो इनसे रिलेटेड 2 प्रॉपर्टी बड़ी काम की हमारे। पहली प्रॉपर्टी आती है कि किसी वर्ग आव्यूह ए के
किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का उनके संगत सहखंडों से गुणनफल का योग उस अवयव ए के सारणिक के मान को व्यक्त करता है। अर्थात क्या काम ने, किसी वर्ग अवयव ए के किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का उनके संगत सहखंडों से गुणनफल का योग जो होगा वो उस अवयव ए के सारणिक के मान के बराबर होगा। मतलब क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बनेगा। अब अगर पहली पंक्ति का अवयव कौन कौन हो सकते हैं, a11, a12, a13, अगर तृतीय क्रम के अवयव की बात कर रहे हैं हम, तो इसके सेकंड क्या बनेगा, कैपिटल F11, इसका सेकंड F12, इसका F13 और इनका गुणनफल का योग कर दोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, सारणी का मान। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम पहले कॉलम का उपयोग कर लें अवयवों का, तो पहले कॉलम के अंदर कौन आएगा, a11 आएगा, इसका सेकंड F11 होगा, पहले कॉलम का दूसरा a21 होगा, इसका सेकंड F21 होगा। इसी क्रम में तीसरा अवयव पहले कॉलम का क्या होगा, a31 होगा, इसका सेकंड F31 होगा, और ये भी किसको व्यक्त करेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए को व्यक्त करेगा। ठीक है। ये तृतीय क्रम के अवयव के संगत हमने बात की है। तो अगर किसी अवयव के संगत जो सारणिक है उसके किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उन्हीं के संगत सहखंडों से गुणनफल करके योग करेंगे तो उस सारणी का मान के बराबर होगा वो गुणनफल का योगफल जो आएगा। ठीक है। तो ये एक पहला प्रॉपर्टी थी, अब इसको यूज भी करेंगे। अब इस प्रॉपर्टी को क्वेश्चन में कैसे पूछता है कि वो कहता है कि पहली पंक्ति के सहखंडों का उपयोग करते हुए निम्न सारणी का मान ज्ञात कीजिए, द्वितीय स्तंभ के सहखंडों का उपयोग करते हुए निम्न सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें करना क्या होता है, यहाँ पे जैसे कहता है कि द्वितीय पंक्ति के सहखंडों का उपयोग करके सारणी का मान ज्ञात करके दो, तो हम क्या करेंगे, द्वितीय पंक्ति के जो अवयव हैं उनके सभी के सहखंड प्राप्त करेंगे। सूत्र आपको पता है, Fij = -1 + j a1 aij, इस सूत्र का उपयोग करके तीनों जो तीन क्रम का 3 आ जाएंगे, चार क्रम 2 क्रम का है तो 2 सहखंड आ जाएंगे, और उनको फिर क्या करें, उन्हीं के संग जो अवयव उनका गुणनफल करके योग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सारणी का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर पहली पंक्ति सेकंड उपयोग करें तो ये सूत्र अप्लाई कर देंगे, पहले स्तंभ के अवयवों का सेकंड उपयोग करिए प्राप्त करना है तो इस सूत्र को काम में ले लेंगे। ठीक है। इसी क्रम में अगर वो कहे कि साहब आप तो तृतीय पंक्ति के सहखंड उपयोग करके निकालो, तो हम तृतीय पंक्ति के लिए क्या सूत्र बनेगा, a31, ये पहला अवयव है तृतीय पंक्ति का, इसके संग सेकंड F31 हो जाएगा। फिर इसी क्रम में a32 द्वितीय अवयव हो गया, इसका संग सेकंड F32 हो जाएगा, और इसी क्रम में a33 तृतीय अवयव हो जाएगा और F33 इसका सेकंड हो जाएगा। योग कर दिया तो क्या हो जाएगा, सारणी का मान। तो इसे कहेंगे तृतीय पंक्ति के सहखंडों का उपयोग करके सारणी का मान प्राप्त करना। ठीक है। तो एक पहली प्रॉपर्टी। इसी क्रम में द्वितीय प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। द्वितीय प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के सहखंडों से गुणनफल का योग
सदैव शून्य होता है। क्या कहा हमने? किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के सैखंडों से, फिर से देखिए, कि सारणी किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के सैखंडों से गुणनफल का योग सदैव क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। यहाँ तो हमने क्या किया, जिस पंक्ति के अवयव लिए हैं उसी के संगत, उन अवयवों के संगत सैकंडों से गुणनफल करके योग किया, चाहे वो पंक्ति की बात करी चाहे स्तंभ की बात करी। C1 के अवयव हैं तो उन्हीं के संगत सैकंडों से गुणनफल का योग करेंगे सारणी का मान। पर यहाँ क्या कहता है कि अवयव तो किसी और पंक्ति के और सैखंड किसी और पंक्ति के संगत अवयवों के, तो फिर क्या होगा? योगफल हमेशा क्या होगा? शून्य। मतलब क्या कह रहा है? अर्थात अगर A11, A12, A13 आपको पता है कि ये पहली पंक्ति का पहला अवयव, ये दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, और मैं F21 ले लूँ, ये क्या हो गया? F21 क्या हुआ भाई? F21 हुआ दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का सेकंड, प्लस F22 दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सेकंड, और F23 द्वितीय पंक्ति से अवयव का सेकंड। मतलब संगत अवयवों के सेकंड होकर गुणनफल कर दिया, पर द्वितीय पंक्ति के सेकंड है कि नहीं है? द्वितीय पंक्ति के संगत अवयवों के सेकंडों से गुणनफल का योग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका मान कितना होगा? 0 होगा। इसी क्रम में और बात कर सकते हो आप कि अगर मान लो हमने ले लिया A2, A12, A22 एंड A32, बताओ क्या कौन सी पंक्ति या स्तंभ के अवयव हैं? इनमें देखो J का मान सेम है 2, 2, 2, मतलब ये क्या है? द्वितीय स्तंभ के अवयव हैं। यहाँ पर I का मान सेम था, इसका मतलब कितना था? 1 था, तो ये पहली पंक्ति के अवयव थे तीनों। यहाँ J का मान सेम है, मतलब ये द्वितीय स्तंभ के अवयव हैं। और हमने सेकंड ले लिए पहली पंक्ति पहले स्तंभ के, F11 ले लिया, F21 ले लिया एंड F31 ले लिया। इसमें J का मान सेम है, देखो 1, 1, 1, तो ये पहले स्तंभ के अवयव हैं, सेकंड है, तो इनका योग करोगे तो कितना प्राप्त होगा? 0। मतलब क्या हुआ? सारणी की किसी पंक्ति के अवयवों का, पंक्ति स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयवों से गुणनफल का, संगत अवयवों के सैखंडों से गुणनफल का योग जो होता है वो हमेशा कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। तो ये 2 स्पेशल प्रॉपर्टीज़ थी जो हमारा किससे रिलेटेड है? कोफैक्टर से रिलेटेड हैं, आपका सैखंड से संबंधित है। ठीक है, अब इन पे एक बेस्ड कुछ एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल कर लेंगे, थोड़ा बेटर महसूस करो। ये एग्जाम्पल भी सफिशिएंट होगा जिसमें समझ में आ जाएगी आपको बात। तो देखिए, एक सारणी लेते हैं, सारणी लेते हैं, देखो तैयार हो? तो देखो इसी चीज़ को टेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल लिया गया और एग्जाम्पल में हमने बात की किसकी? डिटरमिनेंट ऑफ A की बात कर लेते हैं। ये 2, 1, 3, 0, 4, -1 और -2 और 2 और ये कितना? 2, -2। ठीक है, ये एक सारणी ले लिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि इसका जो सारणी का मान है वो पहली पंक्ति के सेकंड का उपयोग करके, या ऐसा करो द्वितीय पंक्ति के सैखंडों के उपयोग से प्राप्त कीजिए। आई बात सुने कि द्वितीय पंक्ति के सैखंडों का उपयोग करके मान प्राप्त करना है। तो देखो भाई, द्वितीय पंक्ति के लिए हमें क्या चाहिए? सेकंड निकालने पड़ेंगे। तो हमने पता है कि Fij इक्वल टू क्या होता है? -1 की पावर i + j Aij, जहाँ Aij क्या है? अवयव Aij, स्मॉल Aij का उपसारणिक है। तो इसके लिए हमें कौन कौन चाहिएगा? इस अवयव का सेकंड चाहिएगा। इस अवयव का सेकंड होकर संयुक्त करोगे, ये कौन सा अवयव है? दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है, मतलब F21 है, निकालना पड़ेगा। F21 -1 की पावर 2 + 1, समझ में आ रही है? दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है तो क्या लिखोगे? F21 है, समझ में आई? और यहाँ पर क्या, ये क्या है? A21 हो जाएगा, है कि नहीं?
अब इसके लिए यहाँ कैसी घात है, विषम, विषम है तो क्या आएगा माइनस साइन। a21 है तो a21 के लिए क्या करोगे, दूसरी पंक्ति को छोड़ेंगे और पहले स्तंभ को छोड़ेंगे। दूसरी पंक्ति गई, पहला स्तंभ गया, ठीक है। तो फिर कौन कौन बच गया, 1 3 2 -2। डायरेक्ट सोल्व करेंगे भाई, देखो ध्यान समझ लो, वापस से देखो a21 है, a21 के लिए क्या करोगे, दूसरी पंक्ति छोड़ेंगे पहला स्तंभ छोड़ेंगे। दूसरी पंक्ति गई, पहला स्तंभ गया, ठीक है। कौन बचा, 1 3 2 -2। तो 1 को 2 से गुणा करो -2, बीच में सूत्र वाला -2 को 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6। डायरेक्ट करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया -2 -6, ये माइनस सूत्र वाला है तो -2 -6 कितना, -8, माइनस के बाहर है 1 तो कितना हो गया +8। इसी क्रम में हम बात करें F22 की, क्योंकि ये द्वितीय पंक्ति द्वितीय एलिमेंट है तो F22 हो जाएगा। तो इसका सेकंड -1 की पावर 2 + 2 लिखेंगे और ये A22 बनेगा। यहाँ घात कैसी है 2 + 2 सम है तो +1 बनेगा। तो माइनस चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, +1 दिखा सकते हो, चाहे -1 या +1 दिखा देते हैं। अब A22 के लिए क्या करना पड़ेगा, द्वितीय पंक्ति को छोड़ना पड़ेगा, द्वितीय स्तंभ को छोड़ना पड़ेगा। द्वितीय पंक्ति गई, द्वितीय स्तंभ गया, कौन बच गया, A2 3 -2 -2। तो ये 2 दूनी कितना हो गया -4। डायरेक्ट बीच में सूत्र वाला -2 को 3 से गुणा करोगे -6। क्यों, ये चिन्ह अवयवों की वजह से आया है, ये सूत्र वाला माइनस है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया भाई, देखो माइनस +6 -4 तो +2, बाहर +1 तो +2। क्लियर। इसी क्रम में अभी हमें तृतीय अवयव का भी क्या चाहिए, F23 का भी सेकंड चाहिएगा, A23 का इस वाले एलिमेंट का सेकंड चाहिए। सूत्र क्या बनेगा, -1 की पावर 2 + 3 एंड A23 है भाई। तो यहाँ फिर से 2 + 3 कैसी घात है, विषम तो -1। और A23 के लिए क्या करना पड़ेगा, द्वितीय पंक्ति को छोड़ना पड़ेगा, तृतीय स्तंभ को छोड़ना पड़ेगा। द्वितीय पंक्ति गई, तृतीय स्तंभ गया, कौन बचा, 2 1 -2 2 बचे ना, ये वाला तो 2 दूनी 4, बीच में सूत्र वाला माइनस, और ये -2 को 1 से करोगे -2, ठीक है। तो भाई 4 प्लस का माइनस प्लस के 2, 4 2 + के 6 और बाहर क्या का है -1 तो -6। क्लियर। तो ये प्राप्त हो हमारे को सेकंड, कौन सी पंक्ति अवयव सेकंड है, द्वितीय पंक्ति के अवयवों के सेकंड है। अब हमारे को क्या ज्ञात है, इसका मान चाहिए। तो अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ को क्या लिख सकते हैं, इसका मान चाहिए तो अब इन्हीं अवयवों गुणा करना पड़ेगा। तो क्या सूत्र लगाओगे, A21 F21 + A22 F22 A23 F23। आई बात समझे। तो कितना हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A, तो A21 का वैल्यू कितना है भाई 0, F21 का वैल्यू कितना है 8, ठीक है, प्लस A22 का वैल्यू 4 F22 का वैल्यू 2, ठीक है, A23 का वैल्यू -1 और F23 का वैल्यू कितना है -6 है कि नहीं। तो इस प्रकार से डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू कितना हो गया, ये 0, ये 4 दूनी 8 और ये कितना हो गया प्लस के 6 है कि नहीं। तो 6 8 6 कितने हो गए 14, कितने हो गए 14। आया कि नहीं आया। अब देखो कोई कहता है सर क्या पता ये सही है कि गलत है, तो कोई बात नहीं, इसको हम वैसे प्रसार वाला कॉन्सेप्ट से चेक कर लेते हैं। हम इसको C1 के साथ प्रसार करके देखते हैं हमारी बात सही आती है कि नहीं आती। क्या कर रहे हैं, C1 के सापेक्ष कि मान तो वही आना चाहिए ना, सापेक्ष प्रसार से। हमने लास्ट क्लास में लगा कि सारणी का मान जो होता है वह द्वितीय होता है प्रसार से, तो C1 साथ प्रसार कर लेते हैं। तो ये प्लस माइनस प्लस यही सिखाया था, एकांतर में प्लस माइनस नोट करते हैं। चेक करने तरीका -1 की पावर I + j, याद हो तो इसे ट्रेस कर लो। तो यहाँ +2 है, 2 के लिए किसको छोड़ोगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ोगे, 4 -1 2 -2 4 दूनी कितना -8, सूत्र वाला -2 दूनी 2 1 कम 2 काय का 2 माइनस का 2, ठीक है। फिर बात आ रही है 0, तो 0 की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आगे वाला अपने आप 0 बनेगा। प्लस माइनस -2, प्लस को माइनस गुणा को तो माइनस आएगा। 2 के लिए किसको छोड़ोगे, पहली स्तंभ को छोड़ेंगे, तृतीय पंक्ति छोड़ेंगे, कौन बचा है 1 3 4 -1, 1 को इससे गुणा करोगे -1 तो -1 सूत्र वाला -4 3 12, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो इस आधार पे बात करेंगे कितना है, 2 तो अंदर है, ये कितना हो गया -8 है प्लस के 2 तो प्लस माइनस के 6,
है कि नहीं, ये 0 है ही। और यहाँ कितना हो गया, -2 है, अंदर क्या हो रहा है, -1, माइनस के 12, माइनस के 13, क्यों, ये माइनस के कितने हो गए 12, ये 0 हटाओ, 13 दूनी 26 का के प्लस के कितने बच गए भाई, 26 में से 12 जाएंगे तो 14। आया कि नहीं आया भाई, आया ना, सेम आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब मामला सही है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ बताया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी पंक्ति के सेकंडों का उपयोग करके आप सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहीं पे मान लो कहता कि साहब C3 कॉलम के अवयवों के सेकंड का उपयोग करके मान निकालो, तो सूत्र क्या लगाते हैं, अभी हम सिर्फ सूत्र की बात कर रहे हैं, किसके अवयवों के सेकंडों का, तृतीय स्तंभ के सेकंडों, C3 के स्तंभों का सेकंडों, अवयवों के सेकंडों का उपयोग करके सारणी का मान ज्ञात करो। सूत्र क्या बनता, A13 F13 A23 F23 एंड A33 और F33, ये सूत्र लगा देते बस, इनको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सेकंडों का उपयोग करके किसी भी सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि साहब इसको भी चेक करके बताओ कि ये कॉन्सेप्ट जो था कि किसी अन्य पंक्ति के स्तंभ का सेकंड हो अवयवों का और उसका किसी अलग पंक्ति का अवयवों गुणनफल करके देखें, तो हमारे पास यहाँ अवेलेबल है क्या, द्वितीय पंक्ति के अवयवों के संगत सेकंड अवेलेबल हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको पहले पंक्ति के अवयवों के अवयवों से गुणा करके देखते हैं, सही आता है कि नहीं, 0 आना चाहिए। तो देखो टेस्ट करो, क्या लगा रहे हैं हम, इस वाले कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं, इस वाले को, ये हमारे पास अवेलेबल है, क्या आता है कि नहीं आता। देखो A11 का वैल्यू कितना है 2, F21 का वैल्यू कितना आया 8, आया कि नहीं आया। फिर A12 कितना है 1, और ये कितना आया 2, A13 कितना है 3, और F23 कितना आया, F23 कितना आया -6, आया कि नहीं आया। सोल्व करो भाई, 8 दूनी कितना हो गया 16, और प्लस के 2 और 36 18 का के माइनस के 16 2 18 प्लस के माइनस का 18, उफो कल्याण, आया 0, आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी बड़ी यूज़फुल है, दिमाग में रखिएगा कि अगर हम किसी पंक्ति के अवयवों को, सारणी किसी पंक्ति के या स्तंभ के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के सेकंडों से गुणनफल कर योग करेंगे तो सारणी उसका मान कितना आएगा, हमेशा 0। और अगर आपने जिस पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को लिया है उनको उन्हीं के संगत सेकंडों से गुणनफल कर योग करेंगे तो उस सारणी का मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स से 2 प्रॉपर्टीज थी जो लास्ट क्लास में रिमेनिंग थी, तो उनकी चर्चा हमने कर ली है। आई होप आपको अब तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इस बेस पे आप जो अपनी चैप्टर नंबर 4 है उसका 4.1 जो एक्सरसाइज है वो इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे आगे की चर्चा करते हैं। आगे की जो चर्चा है उसको करने से पहले चलो कर लो, ठीक है, कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं और इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए, अब बात आ रही है इस क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम आ चुके हैं, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं सारणी के गुणधर्म। किसकी बात करने जा रहे हैं, सारणी गुणधर्म। देखो बच्चों इसके अंदर जो चैप्टर आ रहा है, चैप्टर का जो पॉइंट है, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। 3 नंबर का ये चैप्टर है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन इसी पॉइंट से अक्सर आता है। ठीक है, जिसमें प्रूव करने के लिए हमें स्टेटमेंट दिए होते हैं सारणी के फॉर्म में, और उनको प्रूव करने के लिए हमें इन गुणधर्मों का ही उपयोग करना होता है जिनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा, ध्यान देकर अच्छे से स्टडी करनी है अपने को, बिल्कुल भी कोई दिक्कत हो तो आप कंसिडर करिए। ठीक है, सो पहली जो हम बात करने हैं उसकी पॉइंट तो डालते हैं, सारणी के गुणधर्म। सारणी के गुणधर्म, भाई थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा हो रही है यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट,
डिटर्मिनेंट। ओके, तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात। अब स्टार्टिंग से हम ले रहे हैं वो सिंपल प्रॉपर्टीज़ के जरिए हम इसको हैंडल कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, पहली प्रॉपर्टी है सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों बदलने से सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा हूं मैं? सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणी के मान में सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। ऐसा कर लो, सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है या उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। जो पहले आ रहा था उस आ रहेगा मान वही ऐसा करने के बाद भी आएगा। तो हमने ये कहा क्या करें कि सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आता। जो ऐसा करने से पहले मान आने वाला सारणी का वही ऐसा करने के बाद भी आएगा। अब अगर आप यहाँ पे जो कह रहे हैं उसको ध्यान से देखो, सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर आप लास्ट चैप्टर में अगर आपने अच्छे स्टडी किया है तो आप इजीली कह सकते हो कि सर ये जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं परिवर्त अवयव को प्राप्त करना। इसके जरिए हम परिवर्त अवयव प्राप्त किया करते थे लास्ट चैप्टर में, तो वही कॉन्सेप्ट है। अर्थात अगर हम किसी सारणी एक ही पर चर्चा कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू आना है वो उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का भी आएगा। ठीक है, अवयव ए के जो सारणिक है उसका जो मान आएगा वही इस अवयव ए के ट्रांसपोज मैट्रिक्स के संगत जो सारणिक बनेगा उसका मान आएगा। मतलब ट्रांसपोज करने पर, सारणी का ट्रांसपोज करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आ गई बात समझ में? शॉर्ट में डायरेक्ट यूँ याद रखिएगा। ठीक है, ये अवयव सारणी एक ए है, जो मान यहाँ आ रहा है वही इसके संगत जो ट्रांसपोज डिटरमिनेंट बनेगा उसका भी वही मान आएगा। ठीक है, पहली प्रक्रिया। दूसरी समझ में आ गई बात? यानी परिवर्त अवयव बनाकर उसका सारणी बनाओ तो भी उसी का भी वही मान आएगा जो अवयव का आ रहा था, सारणी का मान आ रहा था। ठीक है, द्वितीय जो प्रॉपर्टी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान निश्चित रूप से शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। मतलब अगर किसी भी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं, क्या करें कि यदि कि सारणी किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान निश्चित रूप से क्या होगा? शून्य होगा। ये हमें पता है। अगर R1 के सभी अवयव शून्य है तो R1 के साथ प्रसार करो तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। हमने पहले चर्चा की थी लास्ट वाली क्लास में भी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यदि कि सारणी किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी आपको शून्य नजर आ रहे हैं तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि सारणी का मान निश्चित रूप से शून्य होगा। ये दो प्रॉपर्टीज थी। दूसरी प्रॉपर्टी के का ही दूसरा भाग है
इसी का भाई मान सकते हो आप तीसरी प्रॉपर्टी। दोनों एक ही तरह की बात करते हैं। इसमें क्या कहता है कि यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियां, क्या दो पंक्तियां भाई, या स्तंभ परस्पर समान हो, आइडेंटिकल हो, तब उस सारणी का मान, तब उस सारणी का मान निश्चित रूप से शून्य होता है। If any two rows or columns are identical in any determinant, then we says the value of determinant is always 0। मतलब यदि कि सारणी में कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ परस्पर कैसे हैं, समान हो, तो उस सारणी का मान निश्चित रूप से शून्य होगा। तो मतलब शून्य मान लाने के लिए हमारे दो प्रॉपर्टीज हैं। एक तो या तो किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी शून्य हो जाएं, या फिर कोई दो पंक्तियां दो स्तंभ परस्पर कैसे हो, समान हो या समान बनाए जा सकते हो। ठीक है, आगे और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो उस स्थिति हम कहते हैं कि सारणी का मान क्या होगा, शून्य। तो सारणी का मान शून्य लाने के दो ही प्रॉपर्टीज हमारे पास है। प्रॉपर्टीज के जरिए या तो किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी शून्य बना दिए जाएं, या फिर कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो या समान बना दी जाए, तब हम कह सकते हैं कि सारणी का मान क्या होगा, शून्य। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे को कोई स्टेटमेंट दिया हुआ होगा जिसमें कि सारणी का मान हमें शून्य लाना होगा, तो हमारे दिमाग में दो ही प्रॉपर्टियां आ जानी चाहिए कि इनका कैसे ना कैसे करके हम यूज कर सकें। ठीक है, ये बात है तीन प्रॉपर्टीज की। अब बात आ रही है फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि सारणी की किन्हीं भी दो पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय, इंटरचेंज किया जा सकता है, सारणी किन्हीं भी दो पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जा सकता है, परंतु ऐसा करने पर सारणिक का संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वही रहता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है, भाई फोर्थ प्रॉपर्टी ने क्या कह दिया, ध्यान समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी यूज भी होगी। सारणी की किन्हीं भी दो पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जा सकता है। आप करना चाहो कि R1 की जगह R2 लिखना चाहो, R2 की जगह R1 को लिखना चाहो, कर सकते हो, परंतु ऐसा करने पर सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहता है जो पहले आ रहा था। मतलब विनिमय करने से पहले अगर आप सारणी का प्रसार करते और मान प्राप्त करते तो जो मान आ रहा था वही आएगा, संख्यात्मक रूप से तो वही आएगा, परंतु लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह बदलने का मतलब अगर पहले पॉजिटिव आ रहा था विनिमय करने से पहले, इंटरचेंज करने से पहले अगर पॉजिटिव आ रहा था तो फिर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा।
और अगर नेगेटिव आ रहा था पहले तो फिर क्या विनिमय करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये नियम कहता है और ऐसा ही होता है। इसे निम्न प्रकार निर्दिष्ट करते हैं, व्यक्त करते हैं। मतलब अगर दो पंक्तियों या दो स्तंभों को हमें विनिमय करना है तो व्यक्त कैसे करोगे, लिखो कैसे, तो हम उसको लिखते हैं जैसे आर आई भी पंक्ति है, उसको आर जे पंक्ति के साथ में विनिमय करना है। मतलब आर आई की जगह आर जे पंक्ति लिखनी है, आर जे पंक्ति की जगह आर आई पंक्ति लिखनी है, तो हम यूँ लिखते हैं इसको इस प्रकार से। और अगर कॉलम्स की बात करें तो C1 को अगर CI को अगर CJ के साथ इंटरचेंज करना है तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये निर्दिष्ट करने का तरीका होता है किन्हीं भी दो पंक्तियों इंटरचेंज को या किन्हीं भी दो स्तंभों के इंटरचेंज को। तो कहता है फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सारणी किन्हीं भी दो पंक्तियों दो स्तंभों का हम परस्पर विनिमय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका ख्याल रहे कि जब भी विनिमय करते हैं तो सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहता है परंतु चिन्ह बदल जाता है। तो अब क्या होगा, हमारे जो समक्ष क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वो मोस्टली जो आएंगी वो प्रूव करने के लिए आएंगी कि कोई सारणी दे देगा, उसके बाद कोई मान कह देगा कि ये मान जो है आ रहा है, ला के दिखाओ। यूज़ करेंगे ना के जो सारणी के जो गुणधर्म इनको। तो अगर ये मान दिया हुआ है और आप ये अगर इंटरचेंज लगाओगे तो मान तो बदल जाएगा, फिर इसके बाद ये कैसे आएगा। तो हम क्या करते हैं कि जब इसका इंटरचेंज का उपयोग करते हैं तो हमें पता है कि खाली क्या है, संख्यात्मक मान तो वही रहेगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो हम उस बदले हुए चिन्ह को बैलेंस करने के लिए प्रत्येक इंटरचेंज के बदले में, ध्यान सुनिएगा, प्रत्येक इंटरचेंज के बदले में हम क्या करते हैं, पूरे सारणी को -1 से गुणा कर देते हैं। आ रही बात में, अगर आपने R1 इंटरचेंज R3 लगाया मान लो किसी तृतीय क्रम के सारणिक में, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लगा देंगे। तो साथ में जो सारणिक होगा उसके गुणा में हम क्या लिख देंगे, इसके -1 से गुणा कर देंगे। क्यों भाई, ये एक्स्ट्रा जो माइनस है उस बदलाव हुआ जो साइन आएगा, इसकी वजह से जो बदलाव आएगा मान के अंदर, हम कहते हैं कि मान का जो चिन्ह बदल जाता है तो चिन्ह बदले चिन्ह को वापस से का बना देगा जो पहले था वैसा ही। अगर पहले नेगेटिव आ रहा था तो नेगेटिव आएगा, पहले पॉजिटिव आ रहा था तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे जब भी आप इंटरचेंज करेंगे किन्हीं भी दो पंक्तियां दो स्तंभों का, तो उसके बदले में -1 से पूरे सारणी को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किस लिए, बैलेंस करने के लिए। ठीक है, आ रही बात समझे। आगे और उसकी चर्चा करते हैं कि थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन और ले लेते हैं इस वाली प्रॉपर्टी का। तो इसको आप यहाँ समझ सकते हो, मैं पहली प्रॉपर्टी हटा देता हूँ, यहाँ समझिए, इसी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। दैट इज, अगर हमने एक सारणिक लिया, एक x y z a b c अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, और इसका रिजल्ट मान लो ये आ रहा था लैम्डा। क्या आ रहा था, लैम्डा रिजल्ट आ रहा था। अगर हमारे को कुछ सूझ आई और हमने क्या किया कि इंटरचेंज कर दिया, ऐसा R1 इंटरचेंज R3 कर दिया, मान लो कोई फायदा दिख रहा था इसलिए कर दिया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी हो रहा, फायदा दिख रहा हो पर होना है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर किया इंटरचेंज तो फिर क्या होगा, कैसे करेंगे, पहले तो इंटरचेंज देख लो। R1 इंटरचेंज R3 करें, ये R1 है, ये R2 और ये R3 है, ये C1 ये C2 ये C3 आपको पता है, फिर ये बता देता हूँ। तो ये R1 इंटरचेंज R3 कर रहे हैं तो इसको क्या करें, इंटरचेंज करो, तो R1 की जगह कौन आएगा, R3, तो क्या लिख दोगे, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, और इसकी जगह x y z किसकी जगह है, R3 की जगह, और a b c R2 में कोई बदलाव है नहीं क्योंकि संक्रिया जो है वो R1 और R3 के मध्य अप्लाई की गई है। तो अब इस स्थिति के अंदर जहाँ ये पहले लैम्डा था, ये स्थिति सामने आपके लिखी है, खाली हमने इंटरचेंज किया है, तो उस बदले में अगर इसका प्रसार करो तो किसके बराबर आएगा, माइनस लैम्डा के बराबर आएगा निश्चित रूप से। परंतु हमारा जो प्रश्न आएंगे उनमें क्या स्थिति रहेगी कि हमें मानवा निकालने के लिए ज़्यादातर नहीं कहेगा, वो हमेशा क्या कहेगा कि इसका क्या करो, मान ज्ञात करना, तो बदलना नहीं चाहिए, ये एक्सटर्नल चीज़ें कर रहे हैं तो मान न बदले, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये इंटरचेंज किया तो इसके बदले में -1 को गुणा कर देंगे। अब -1 से गुणा कर देंगे तो -1 फिर यहाँ भी गुणा होगा, है कि नहीं, तो फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा, लैम्डा जो पहले आ रहा था। मतलब इस इंटरचेंज की वजह से खाली व्यवस्था में बदलाव होगा, मान में बदलाव नहीं होगा। और इस मान में बदलाव नहीं होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक इंटरचेंज के बदले में -1 से क्या करेंगे, पूरे डिटरमिनेंट को, पूरे सारणी को गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो इन 4 प्रॉपर्टी के साथ आज की क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि क्लास काफ़ी लेंदी हो जाएगी अगर ज़्यादा लेंदी चलेंगे तो। इसके आगे हमारे को कम से कम 4 प्रॉपर्टी हुई है, टोटल 10 प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे भाई। कितनी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, 10।
10 में से 4 हुई हैं, कितनी बाकी हुई? 6 बाकी हैं। 6 बाकी जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे स्टडी करिएगा, नोट्स में जगह बनाइएगा इनके लिए अच्छी वाली। आगे की 6 प्रॉपर्टी 1 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, काफ़ी सारे एग्जाम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।